हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। इस चैप्टर की आज डिटेल स्टडी करेंगे। और ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि आपके जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स है, आपके IIT JEE एडवांस मेन, CSIR नेट और BSc MSc प्लस आपके 11th-12th के पर्पज़ से ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ओके, और इसको स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार देख रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए सुझाव दिया जाता है कि प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी, इसकी अगर हम संधि विच्छेद करें थर्मोडायनेमिक्स दो शब्दों से मिलकर बना हमारा, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मो इसका मीनिंग होगा हीट और डायनेमिक्स इसका मीनिंग होगा मोशन। यानी थर्मोडायनेमिक्स की अगर डेफिनेशन की बात करें हम, थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके थ्रू हम हीट के मोशन की स्टडी करेंगे। हीट के मोशन की स्टडी करेंगे। उस फिजिकल केमिस्ट्री की उस शाखा को हम बोलेंगे ऊष्मागतिकी। ओके, ऊष्मागतिकी भौतिकी रसायन का वह भाग जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा के गति का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी। ओके, ऊष्मागतिकी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स और एक केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टैटिक्स की बात करते हैं, न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ की स्टडी करेंगे, और इसमें केमिकल कंपोजिशन की स्टडी करेंगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में। बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें हम स्टैटिक न्यूमेरिकल डाटा की स्टडी करेंगे और इसमें डाटा की स्टडी करेंगे, और इसमें कंपोजिशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कंपोजिशंस। क्लियर बात? दो चीज़ ध्यान रखनी, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में डाटा एनालिसिस की बात की जाएगी और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में केमिकल कंपोजिशन की चेंजिंग की स्टडी करते हैं। क्लियर बात? अच्छा, अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। जैसे सपोज ये कोई बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने क्या डाल दिया? ये वाटर डाल दिया, और इसको बर्नर से हम क्या कर रहे हैं? इसको हीट कर रहे हैं। ध्यान समझ लेना। तो हीट कर रहे यानी पानी को गर्म कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर दो चीज़ क्लियर होती है। अब दोनों चीज़ को ध्यान समझ लेना। एक, जिसमें कोई प्रैक्टिकल किया जा रहा, जैसे बीकर है और ये बर्नर है जिससे हम गर्म कर रहे हैं वाटर को, तो ये अपने आप में क्या होगा? ये एक सिस्टम हो गया। क्या होगा? ये सिस्टम। और जहाँ पर जिस यूनिवर्स में ये रखा, जिस में रखा यूनिवर्स में, उसको बोलते हैं सराउंडिंग। क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो वस्तु पृथक करती है, जो सेपरेट करती है, उसको हम बोलते हैं बाउंड्री या सीमा। जैसे ये बीकर है, क्लियर बात? तो ये बीकर क्या आएगा? एक बाउंड्री होगी। यहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है, ये क्या होगी? बाउंड्री। बात समझ में आ रही ना? सिस्टम वो जिसमें कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा, जैसे पानी गर्म कर रहे हैं हम, किसके अंदर? बीकर के अंदर। तो ये जो बीकर होएगा, ये जिसके अंदर ये पानी हो रहा है, ये जो इसको बोल देंगे बीकर को सिस्टम, और जो ये बीकर का जो सिस्टम है, ये जहाँ पर रखा है उसको बोलेंगे सराउंडिंग, और सिस्टम और सराउंडिंग को पृथक करने वाली सीमा रेखा को बोलते हैं बाउंड्री। बात समझ आ रही? तीन चीज़ है, इन तीनों चीज़ों को संयुक्त रूप से बोलते हैं यूनिवर्स। क्या बोलेंगे? यूनिवर्स क्या है? जहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग दोनों कलेक्टिवली स्टडी किए जाते हैं, उसको बोलते हैं यूनिवर्स। बात समझ आ रही? नहीं? अच्छा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग प्लस बाउंड्री, इन तीनों के संयुक्त रूप को हमने कह दिया यूनिवर्स। क्लियर है? अच्छा, अब थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे सिस्टम को भी, सराउंडिंग को भी और बाउंड्रीज को भी। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम।
जहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट होता है, जिसमें कोई एक्सपेरिमेंट होता है, जैसे बीकर, बीकर अपना में क्या है, एक सिस्टम है, क्लियर बात। और अन्य जो टेस्ट ट्यूब है, ये मार्कर है, इससे कोई कार्य किया जा रहा है, इससे कोई कार्य किया जा रहा है, तो ये अपना में क्या होगा, एक सिस्टम होगा, क्लियर। जिसमें कोई कार्य किया जा रहा है, जिसमें कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। अब बहुत ध्यान से समझने की बात है, सिस्टम होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक ओपन सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम। बहुत आसान। ओपन सिस्टम का एग्जांपल समझ लो। ओपन सिस्टम, सपोज ये बीकर ही, इस बीकर के अंदर वाटर, हम इसको बर्नर से क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और ये ओपन है, ये क्या है, ओपन है, खुला है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये बीकर, ये ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएगा। ओपन सिस्टम में क्या होता है? ओपन सिस्टम में हीट और मैटर चेंज होते हैं, हीट एंड मैटर एक्सचेंज। मतलब इसको बात समझो, जैसे हम वाटर सपोज गर्म कर रहे, तो वाटर अगर इनिशियली हमने लिया सपोज 1 लीटर वाटर ले लिया, तो 1 लीटर जो इसका अमाउंट है, इसको बोलेंगे मैटर, क्लियर बात। अब इसको हम गर्म कर रहे, तो इसके गर्म करने से ये इसके अंदर भाप बनेगी, तो भाप के रूप में ये बाहर निकलेगी, तो भाप के रूप में बाहर निकलने से क्या होगा, उससे इसकी जो ऊष्मा है वो बाहर जाएगी, यानी ऊष्मा का एक्सचेंज हो रहा, और साथ ही इसकी जो अमाउंट भाप के रूप में बाहर निकली, यानी मैटर भी एक्सचेंज हो रहा। इट मीन्स ओपन सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी और हीट और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है। समझ आई बात? ओपन सिस्टम एक्सचेंजेबल होता है। अच्छा, अब बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, अगर सपोज यही बीकर, इसको हमने क्लोज कर दिया, ये हमने ऐसे ढक दिया किसी प्लेट के माध्यम से, तो जब इसको हम प्लेट के माध्यम से ढकते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हीट और मैटर है, एक तो हीट है, हीट का तो एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता। मैटर एज इट इज रहेगा, मैटर एज इट इज रहेगा। हीट चेंज हो सकती है और मैटर नो चेंज, मैटर के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान समझने की बात है। क्लोज सिस्टम में हीट चेंज हो सकती है, यानी जैसे प्लेट गर्म हो जाए, गर्म होने से यूनिवर्स उसका टेम्परेचर को शक कर लेगा, तो यानी इसका तापमान थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन मैटर वहीं रहेगा एज इट इज। वाटर जितना लेता है, वाटर वहीं का वहीं एज इट इज रहेगा। ओके। अच्छा, अब बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, हीट और मैटर का एक्सचेंज नहीं होता बिल्कुल भी। नो चेंज ऑफ हीट एंड मैटर। क्या होगा आइसोलेटेड सिस्टम को? नो चेंज ऑफ मैटर एंड हीट, नो चेंज ऑफ मैटर एंड हीट। मैटर और हीट का कोई एक्सचेंजेबल नहीं होगा। इसका उदाहरण क्या होगा हमारा? थर्मस। थर्मस के अंदर जैसे हम पानी गर्म करके रख देंगे, तो उसके अंदर 1 लीटर यदि पानी है, तो वो 1 ही लीटर रहेगा, और जिस टेम्परेचर पर हमने रख दिया उसमें पानी, उसी टेम्परेचर पर रहेगा, उसका टेम्परेचर डाउन नहीं होता। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो हमारा थर्मस है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम का एक उदाहरण है। ओके। उसमें मैटर का मतलब जो हमने उसके अंदर मटेरियल रखा वो, और प्लस उसका टेम्परेचर उसका चेंज ना हो। नो चेंज ऑफ मैटर एंड हीट इन सच ए सिस्टम इज सेड टू बी आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर है? इसको विलगित निकाय बोलते हैं। हिंदी में विलगित निकाय वो निकाय होता है जिसमें ऊष्मा तथा द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होता, उसको बोलते हैं विलगित निकाय। बात समझ आएगी? अच्छा, अब हम बात करते हैं बाउंड्री की। बात करते हैं बाउंड्री, हम पहले ही बता चुके। बाउंड्री सिस्टम और सराउंडिंग को जिस लिमिटेशन के थ्रू, जिस लिमिट के थ्रू सेपरेट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं बाउंड्री। क्या बोलते हैं उसको? हम बाउंड्री। क्लियर बात? अच्छा, अब ये बाउंड्री कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 5 टाइप की। एक होता है रिजिड, जो फिक्स होती है, फिक्स बाउंड्री। ये दीवार है, तो दीवार रिजिड है, बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई मोशन नहीं होता, ये अपनी पोजीशन पर स्थिर है। क्लियर है? तो इसको बोल देंगे हम रिजिड बाउंड्री। ओके। देन परमेबल
परमेबल बाउंड्री कैसे होगी, जैसे बीकर है, बीकर के अंदर हमने कोई कंटेनर ले लिया, कोई लिक्विड ले लिया, तो हम उसके आर पार देख सकते, जो परमेबल है जिसके आर पार हम कोई कार्य देख सकते क्या उसके अंदर चेंजिंग हो रही, तो वो होगा परमेबल बाउंड्री। और एक हो इम्परमेबल बाउंड्री। इम्परमेबल बाउंड्री वो बाउंड्री होगी जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता, उसको बोलेंगे इम्परमेबल बाउंड्री। परमेबल के अंदर परमेबल बाउंड्री होगी जिसके आर पार देखा जा सकता है, और जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, इम्परमेबल बाउंड्री। और यह है एक डाइथर्मिक बाउंड्री। डाइथर्मिक बाउंड्री वो बाउंड्री होती है जिसमें नो चेंज ऑफ हीट, नो चेंज ऑफ टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसी बाउंड्री जिसमें टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं होगा उसको बोलेंगे डाइथर्मिक बाउंड्री। क्लियर बात। अच्छा, एडिएबैटिक, एडिएबैटिक रुद्धोष में हिंदी में बोलते इसको। एडिएबैटिक ऐसी बाउंड्री होती है जिसमें हीट में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर। नो चेंज इन हीट, नो चेंज इन हीट, नो चेंज इन हीट। तो इस टाइप की बाउंड्री को हम बोलते हैं एडिएबैटिक बाउंड्री। मैटर एंड हीट, एक टर्म और ऐड करना, नो चेंज इन हीट एंड मैटर, नो चेंज इन हीट एंड मैटर। एडिएबैटिक वो बाउंड्री होगी जिसमें हीट और मैटर दोनों में कोई चेंजिंग नहीं हो पाएगा। ओके। और जो हम ये बात कर रहे हैं डाइथर्मिक बाउंड्री, इस बाउंड्री में क्या होगा, जो टेम्परेचर हो उसका तो एक्सचेंज हो सकता है लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा बट मैटर में चेंज होगा। मैटर कैन चेंज, मैटर में कोई परिवर्तन हो सकता है, द्रव्य में परिवर्तन होगा लेकिन ताप में परिवर्तन या हीट में परिवर्तन नहीं होगा। ये ध्यान रखने की बात, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना। एडिएबैटिक में नो चेंज इन हीट एंड मैटर, बट जो हमारा डाइथर्मिक है इसमें मैटर कैन चेंज, मैटर चेंज होगा लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा टर्म्स था। ओके। अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम कि स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है। एक्चुअल में किसी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी, किसी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो उसकी स्टेट को डिफाइन करती है, जो उस सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। और जो स्टेट वेरिएबल होते हैं हमारे, ये होते हैं समांगी सिस्टम के लिए तीन। किसी भी समांगी यानी होमोजेनियस सिस्टम के लिए, किसी होमोजेनियस सिस्टम के लिए तीन स्टेट वेरिएबल होते हैं। एक हमारा होता है टेम्परेचर, एक प्रेशर और एक वॉल्यूम। टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर रिप्रेजेंट करते टी सर, प्रेशर रिप्रेजेंट करते पी सर, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते वी सर। तो ये टी जो तीन है ये किसी सिस्टम के तीन स्टेट वेरिएबल होते हैं। किसी भी होमोजीनियस सिस्टम के स्टेट वेरिएबल होते हैं और इनमें जो दो ये है टेम्परेचर और प्रेशर, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये वॉल्यूम जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये। अब इस बात को समझ लेना, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। सबसे पहले इसको ध्यान समझ लेना, ये किसी भी होमोजीनियस सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करते हैं। क्लियर बात। किसी होमोजीनियस सिस्टम की तीन स्टेट होती है जनरली, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। तो जो हमारा टेम्परेचर और प्रेशर है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करते। जबकि जो वॉल्यूम है ये डिपेंडेंट है। वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर प्रेशर, ये इन पर डिपेंडेंट करता है, इसलिए इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कह दिया। और ये किसी पर डिपेंड नहीं करते इसलिए इनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह दिया। बात समझ में आ रही ना ये।
डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल वो जो दूसरे पर डिपेंड करता है उसको डिपेंडेंट, और जो किसी पर डिपेंड नहीं करता वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा हमारा टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा हमारा वॉल्यूम। इज इट क्लियर? ओके, तो ये है हमारा स्टेट ऑफ सिस्टम। ओके, अब हम बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, एक बात और, ये जो हमारे ये तो होमोजेनियस सिस्टम के लिए, और जो टोटल हमारे जो टोटल सिस्टम के किसी भी सिस्टम को व्यक्त करने के लिए कितने स्टेट होते हैं, किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के टोटल 6 स्टेट वेरिएबल होते हैं। कितने होते हैं? 6। 3 हो गए, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, वर्क, कंसंट्रेशन हो गया हमारा, वर्क हो गया हमारा, कंसंट्रेशन, वर्क एंड एनर्जी। ये 6 होते हैं हमारे। कंसंट्रेशन डिफाइन करते सी सा, वर्क डब्ल्यू सा, एनर्जी को यू सा या ई सा, इन 3 से इनको डिफाइन करती है। टोटल 6 जो हो ये स्टेट वेरिएबल है। 3 ये 6 के 6 क्या हो? स्टेट वेरिएबल है, और ये होमोजीनियस के लिए 3 स्टेट वेरिएबल होती है। टोटल 6 के 6 क्या है? हमारे स्टेट वेरिएबल होती है। क्लियर है? अच्छा, अब कुछ हम बात करते हैं किसी सिस्टम की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इसको थोड़ा डिटेल में हम बात करें, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। ओके, तो अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, ये प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। तो किसी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? किसी भी सिस्टम की 2 महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है, उनको ध्यान से समझना आप। एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करेंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलते हैं मात्रात्मक, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को बोलते हैं विशिष्ट। मात्रात्मक जैसे इसकी डेफिनेशन इसके शब्द में छुपी मात्रा यानी क्वांटिटी, और विशिष्ट का मतलब क्वालिटी। क्लियर बात? यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो किसी सिस्टम की क्वांटिटी को पर डिपेंड करती है। किसी सिस्टम की क्वांटिटी यानी कितनी मात्रा उस पर डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर, मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड करेंगे। क्लियर बात? और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है किसी सिस्टम की क्वालिटी पर, उसकी क्वालिटी क्या, विशेषता क्या। क्लियर बात? दोनों में केवल यही मेन डिफरेंस है। दो एक्सटेंसिव होती है वो क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, और जो इंटेंसिव होती है वो क्वालिटी पर डिपेंड करती है। अब जैसे हम बात करें अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो ये क्या होगा, ये क्वांटिटी होगी ना, क्वांटिटी डिपेंडेंट है, यानी कितने लीटर पानी, कितने लीटर मिल्क, कितने लीटर कोई केमिकल। ओके, एम मास, मास किस में मेजरमेंट करते? ग्राम्स में, कितने ग्राम्स। ओके, ई इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी कितना अमाउंट है एनर्जी का। सी कंसंट्रेशन, ओके, एस इंट्रोपी, एंड जी गिब्स फ्री एनर्जी, यू इंटरनल एनर्जी। ओके, तो ये सब जो पैरामीटर है, ये वॉल्यूम, मास, एंट्रोपी, कंसंट्रेशन, ये बेसिकली किस चीज़ को डिफाइन करते हैं? ये उसकी क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। किसी सिस्टम की किसको डिफाइन करते हैं? क्वांटिटी को। इसलिए इन प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर बात? अच्छा, और इंटेंसिव जो उसकी क्वालिटी को डिफाइन कर, जैसे ईटा है, ये विस्कोसिटी होता है। विस्कोसिटी किसी लिक्विड की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो वो उसकी एक प्रॉपर्टी यानी उसकी क्वालिटी को डिफाइन करता है वो। अच्छा, टी क्या है यहाँ पर? सरफेस टेंशन है, ये ध्यान रखना। सरफेस टेंशन क्या होता है? ये भी किसी लिक्विड का एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है। ओके, तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी, इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखेगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैटेगरी में। ओके, ये रो हो, रो क्या है? डेंसिटी। तो डेंसिटी भी किसी सिस्टम, किसी लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम बात करें वाटर की, और हम बात कर ले अगर हनी की, तो दोनों है तो लिक्विड, लेकिन वाटर का फ्लो हाई होता है और हनी का फ्लो बहुत स्लो होता है।
इट मीन्स जो हनी होता है वो हाई विस्कोसिटी का होता है और वाटर लो विस्कोसिटी का होता है। ओके, तो जो विस्कोसिटी हुआ ये कौन सी प्रॉपर्टी में होगा हमारा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में होगा। अच्छा, और ये सरफेस टेंशन, क्लियर है। तो इसको समराइज ऐसे कर सकते हैं हम, वो प्रॉपर्टीज जो क्वालिटी पर डिपेंड करेंगे उनको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके, इसको ध्यान से इसी ऑर्डर में नोट कर लीजिए आप ना। कुछ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है इस चैप्टर से। कुछ टर्म्स की हम बात करें, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ टर्म्स ये प्रोसेस है, इनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। पहला जो हम ले रहे हैं ये है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल जैसा डेफिनेशन में छुपा, आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, जैसे हम बात करें, बायल्स ने एक लॉ प्रोड्यूस किया था कि प्रेशर जो होगा हमारा, प्रेशर होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वो जो प्रोसेस था वो एट कांस्टेंट प्रेशर था, उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर बात। इसको आप इसी तरह से, आइसो का मीनिंग आइसो प्लस थर्मल, आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या होगा, सेम रहेगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं रहेगा। इट मीन्स डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। ओके, यानी टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसको बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होगी, 0 रहती। ओके, नेक्स्ट हमारा आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक, आइसो का मतलब सेम और बारिक का मतलब, बारिक का मतलब होता है प्रेशर सा। किससा होता है, प्रेशर सा। ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। इट मीन्स प्रेशर में कोई चेंज नहीं रहेगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। उसके लिए डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 होता है। ओके, नेक्स्ट आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम, जिसमें वॉल्यूम यानी वी क्या होता है, कांस्टेंट रहेगा। ओके, इट मीन्स डेल्टा वी की वैल्यू कितनी होगी, 0 रहेगी। डेल्टा वी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम क्या होगा, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोकोरिक। एडिएबैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ लिया जाता है। एडिएबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट का कोई चेंज नहीं होगा, देयर आर नो चेंज ऑफ हीट एज वेल एज टेम्परेचर। ओके, जिसमें हीट और टेम्परेचर दोनों में कोई एक्सचेंज नहीं होता, उस प्रोसेस को बोलते हैं एडिएबैटिक प्रोसेस। उसके लिए डेल्टा क्यू का मान कितना होता है, 0 रहता है। कितना होता है, 0। हीट का कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज ऑफ हीट। ओके, देन साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक ऐसा प्रोसेस होता है, साइक्लिक प्रोसेस जिसमें, साइक्लिक प्रोसेस के अंतर्गत क्या आएगा हमारा, टोटल जो होगा सिस्टम की जो स्टेट होती है वो कांस्टेंट रहती है। सिस्टम की स्टेट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सपोज कोई रिएक्शन करी हमने ऐसे ए बी सी, इन तीनों स्टेट से गया और फिर आकर वो ए पर ही रुक गया, तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा इस प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। यानी देर आर नो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम की कोई स्टेट चेंज नहीं रहती, उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट है रिवर्सेबल प्रोसेस। रिवर्सेबल ऐसा प्रोसेस होता है जब कोई एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले जाता है और यदि दूसरी स्टेट से रिवर्स वो पहली अवस्था में आ जाता है, उस स्टेट को बोलते हैं रिवर्सेबल प्रोसेस। जैसे आइस की बात करें हम, आइस कन्वर्ट हो सकता है वाटर में, और वाटर आइस में भी कन्वर्ट हो सकता है। आइस को थोड़ा सा हीट करेंगे, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। और वाटर को यदि थोड़ा और फ्रीज कर देते हैं तो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिवर्सेबल प्रोसेस। और वाटर की नेक्स्ट स्टेज बनती है स्टीम। क्या बनती है, स्टीम। और स्टीम वाटर गर्म करेंगे, स्टीम बन जाएगा, स्टीम को कूल करेंगे तो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, रिवर्सेबल प्रोसेस। क्लियर बात। अच्छा, नेक्स्ट है इरिवर्सेबल प्रोसेस। इरिवर्सेबल वो प्रोसेस होते हैं
जो एक बार एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले जाते तो पुनर्रिवर्स नहीं हो पाते, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, इरिवर्सेबल प्रोसेस। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, तो दही से दूध नहीं बन सकता दोबारा, तो इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इरिवर्सेबल प्रोसेस। बात समझ आ रही? जो बोथ डायरेक्शन में हो सकता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो सकता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, तो उसको तो बोलेंगे रिवर्सेबल। और इरिवर्सेबल केवल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे इरिवर्सेबल प्रोसेस। क्लियर बात? अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस थे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जिनकी जानकारी हमें आनी चाहिए। ये सब बेसिक्स डेफिनेशंस थी। और एक चीज और बनता है इसमें, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो स्टेट पर डिपेंड करता है, यानी उसकी इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है, स्टेट पर डिपेंड करता है। जैसे वर्क, वर्क स्टेट पर डिपेंड करता है, कितनी स्टेट है उसकी, इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है, तो स्टेट फंक्शन बोलते हैं उसको। जो स्टेट पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, तो उस पर उस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन को डेफिनेशन जो स्टेट डिपेंडेंट होते हैं। और एक होता है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन वो फंक्शन होता है जो पाथ पर डिपेंड करता है, यानी कोई प्रोसेस किया गया, कितने पाथ लगे। जैसे सपोज कोई रिएक्शन हुई, ए से बी पर गई, बी से सी पर गई, बी से सी पर गई, तो इसमें कितने पाथ, पहले ए से बी पर गई, बी से फिर सी पर गई, तो ये सी जो है ये प्रोडक्ट है, तो इसके लिए पाथ कितना, ए से एक तो पाथ होगा ए टू बी, ए टू बी, और एक पाथ होगा बी टू सी, तो इनको बोलेंगे पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन डिफाइन करता है कितने पदों में रिएक्शन कंप्लीट हुई। तो ये कुछ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक छोटे छोटे टर्म्स थे, इन टर्म्स की हमें जानकारी हासिल होनी चाहिए ताकि हम फिर एडवांस थर्मोडायनेमिक्स की डिटेल में स्टडी कर सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध रही होगी। यदि वास्तव में आपको अच्छी लगी और यदि कोई बात समझ में ना आई, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के बीच शेयर करना। ओके, थैंक यू।